नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका समय 1769 से 1821 सी के बीच है, यह विश्व इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण और चमत्कारी व्यक्ति था जिसने अत्यधिक शक्ति के केंद्रीकरण के माध्यम से अपने युग को अपने विचारों के अनुसार इसने दिशा दी। इसने फ्रांस की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने समय में विश्व क्षितिज पर फ्रांस का नाम रोशन किया और बहुत कम उम्र में उसने ये तमाम सफलताएं प्राप्त की। आज ऐसे चमत्कारी व्यक्तित्व के विकास के बारे में और उसके कार्यों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म था वो 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नाम के स्थान पर हुआ था। द्वीप का नाम था कोर्सिका द्वीप और स्थान का नाम था अजासियो। इस स्थान पर इसका जन्म हुआ था। नेपोलियन जन्म से एक कुलीन परिवार में हुआ था और इसके पिता का नाम था चार्ल्स बोनापार्ट। जो पेशे से वकील थे। संबंध तो इनका जरूर कुलीन परिवार से था, लेकिन चार्ल्स बोनापार्ट के पास कोई बहुत जमीन जायदाद ऐसी संपत्ति नहीं थी, इसलिए आर्थिक अभाव था परिवार में। और इनकी माँ थी लेतेतिया रमोल्नी। माँ जो थी लेतेतिया रमोल्नी, पिता चार्ल्स और माँ लेतेतिया रमोल्नी। माता इनकी बहुत सुंदर थी, बहुत दृढ़ संकल्प वाली महिला थी और ऐसी स्थिति में अपने माता पिता के ये दूसरे नंबर के लड़के थे। इनके माता पिता को कुल 8 संतानें थी। उन 8 संतानों में से 5 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। और उन 5 लड़कों में से नेपोलियन का जो स्थान था दूसरे नंबर का था। जन्म इसका कोर्सिका द्वीप में हुआ था। मूलतः ये जो परिवार था ये इटालियन था। ये लोग इटली के रहने वाले थे। इनके पूर्वज इटली के रहने वाले थे, जो नेपोलियन के जन्म से लगभग 250 वर्ष पहले कोर्सिका में आकर के रहने लगे थे और ये अभी भी इटली भाषा ही ज़्यादातर बोलते थे। तो मूलतः इटालियन परिवार था जो कोर्सिका में आके रह रहा था। उस परिवार में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। अच्छा, संयोग देखिए कि जिस समय इनका परिवार आकर के यहाँ रह रहा था उस समय कोर्सिका जेनेवा गणतंत्र का हिस्सा था। उस समय कोर्सिका के ऊपर जेनेवा का अधिकार था। इटली में जेनेवा एक गणतंत्र था, लेकिन नेपोलियन के जन्म से केवल 1 साल पहले ही, मतलब 1768 में जेनेवा से कोर्सिका को किसने खरीदा था? फ्रांस ने खरीद लिया। तो इस तरह 1868 में कोर्सिका जो है फ्रांस के पास आ गया था। तो जिस समय नेपोलियन का जन्म हुआ उस समय कोर्सिका के ऊपर फ्रांस का अधिकार था। यद्यपि कोर्सिका के लोग ये नहीं चाहते थे। कोर्सिका के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे। वो लोग फ्रांसीसी नियंत्रण को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। स्वयं जिस समय नेपोलियन जब शुरू में बच्चा था
वो स्वयं कहता था कि कोर्सिका का जो सिंहासन है वो रक्त में फ्रांस ने डुबो के प्राप्त किया। इस तरह से उसकी विचारधारा थी। बहरहाल इस प्रकार कोर्सिका जो कि फ्रांस के अधिकार में था, वहाँ इसका जन्म हुआ। मित्रों, ये वही कोर्सिका था जिसके बारे में प्रख्यात दार्शनिक रूसो ने 1762 में एक बार ये कहा था। रूसो का एक कथन था कि कोर्सिका जैसा छोटा सा द्वीप एक ना एक दिन यूरोप को चमत्कृत कर देगा, और वो भविष्यवाणी नेपोलियन के जन्म के साथ सत्य सिद्ध हुई। अब नेपोलियन धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, उस समय कोर्सिका में माहौल तो फ्रांस के खिलाफ था, लेकिन फ्रांसीसी सरकार कोर्सिका के लोगों को विभिन्न प्रकार से सुविधाएं दे करके उनको अपनी ओर करने का प्रयास कर रही थी। नेपोलियन का परिवार भी अपनी आर्थिक तंगी में जी रहा था। यद्यपि वो कहने के लिए जरूर कुलीन परिवार से संबंधित थे, लेकिन आर्थिक अभाव था। इसी बीच नेपोलियन को फ्रांसीसी सरकार की ओर से सहायता मिल गई, और बालक नेपोलियन का चयन बोन और बाद में पेरिस के सैनिक स्कूल में हो गया। इसको फेलोशिप मिल गई और इसको सैनिक स्कूल में प्रवेश दे दिया गया। इसकी शिक्षा दीक्षा सरकार के खर्चे पर सैनिक स्कूल में होने लगी। नेपोलियन जब सैनिक स्कूल में पढ़ने गया तो चूंकि इसके घर परिवार में इटालियन भाषा बोली जाती थी, इसकी माँ स्वयं अच्छी फ्रेंच नहीं बोल पाती थी, तो घर में कोई फ्रेंच बोलने का वातावरण था नहीं, तो इसलिए फ्रांसीसी भाषा इसको विदेशी भाषा समझ आती थी। दूसरा, गरीबी, आर्थिक अभाव, ये सब चीज़ें ऐसी थी जिससे बालक नेपोलियन में एक कॉम्प्लेक्स था, और इस बात को लेकर के जो इसके साथ पढ़ने वाले कुलीन वर्ग के लोग थे जो सैनिक स्कूल में पढ़ रहे थे, वो इस बालक को कई बार परेशान भी करते थे। कई बार नेपोलियन बहुत अवसाद में आ जाता था, अच्छी फ्रेंच बोल नहीं पाता था, उसको अपने घर की आर्थिक जो अभाव था उसका भी पता था। कहीं ना कहीं उसके अंदर इटालियन होने की जो भावना थी वो भी उसको अवसाद की ओर ले जाती थी। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच माता पिता का सहयोग उसको मिलता रहा, और उसने अपनी जो सैनिक शिक्षा थी वो प्राप्त की। शुरू से ही नेपोलियन के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो उसको उन संघर्षों में लड़ने की शक्ति दे रहे थे, जैसे बड़ा महत्वाकांक्षी था। वो मुश्किल से मुश्किल कार्य को करने की उसके अंदर क्षमता थी, जुनून था। उसकी गणित, इतिहास, भूगोल, इन विषयों में बड़ी रुचि थी। गणित में उस अपने क्लास में सबसे अच्छे बच्चों में से था। ये सारी चीज़ें उसके लिए एक प्लस पॉइंट थे। उसकी रुचि सैनिक स्कूल में नेवी में थी, वो नौसेना में रुचि रखता था। वो जाना चाहता था कि नौसेना में अपना करियर बनाए, लेकिन जो वहाँ के ऑफिसर्स थे सैनिक स्कूल के, उन लोगों ने इसको आर्टिलरी में, तोप खाने में रखा। उसको नौसेना में प्रवेश नहीं मिल पाया, उसको तोप खाने में रखा गया। इधर नेपोलियन स्वयं पहले नहीं चाहता था, लेकिन देखिए जो ईश्वर करता है अच्छा होता है। नेपोलियन को तोप खाने में जाने का मौका मिला, सीखने का, प्रशिक्षण का मौका मिला, और वही तोपखाना उसके आने वाले भविष्य में काम आया, क्योंकि नेपोलियन के ज़्यादातर युद्ध स्थल पे हुए, और उसकी जो पढ़ाई थी, जो वार स्ट्रेटजी थी, जो उसने पढ़ी थी, सीखी थी, वो तोपखाना उसकी सफलताओं को दिलाने में कहीं ना कहीं सहायक रहा। अन्यथा अगर वो नौसेना के क्षेत्र में गया होता तो शायद वो इतना नोन न हो पाता, लोग उसको न जानते, वो गुमनामियों में खो गया होता। लेकिन उस तोपखाने के प्रशिक्षण ने उसके करियर को एक नई बुलंदियां दे दी। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में नेपोलियन को सेकंड 2 लेफ्टिनेंट, 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 2 लेफ्टिनेंट,
के रूप में कार्य करने का मौका मिला। 16 वर्ष की अवस्था में सैनिक स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इसको जॉब मिल गई, सेकंड लेफ्टिनेंट हो गया। लेकिन उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट का जो वेतन था बहुत ज़्यादा नहीं था, परिवार अभी भी आर्थिक अभाव में था। इसकी इतिहास की रुचि बहुत थी, ये इतिहास की किताबें लिखना चाहता था। नेपोलियन को अगर कहा जाए तो नेपोलियन क्रांति की उपज था। नेपोलियन का जो जन्म था, नेपोलियन को क्रांतिपुत्र भी कहते हैं, क्रांति का उपज कहते हैं, क्योंकि जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1769 में पैदा हुआ था। जिस समय ये अपने करियर के विकास में आया, उस समय फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा दशक था, और उस दौरान इसने जो डायरेक्टरी सरकार की दुर्बलता थी, वहाँ की सैनिक अक्षमता थी, उसको देखते हुए इसने अपने विचारों को मूर्त रूप दिया। तो अगर यह कहें कि डायरेक्टरी शासन की दुर्बलता और सैनिकवाद के उत्कर्ष की पैदाइश था नेपोलियन, तो गलत नहीं होगा। ये दौर ही ऐसा था। डायरेक्टरी सरकार जब फ्रांस में स्थापित हुई जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद, तो जिस तरह का अराजकता पूर्ण वातावरण था, जिस तरह की सैनिक शक्तियाँ, राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, उस दौरान नेपोलियन को आगे बढ़ने का मौका मिला। नेपोलियन के अंदर विद्रोह की भावना थी। यद्यपि वो सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर था, लेकिन सेना के साथ वो बहुत दिन तक एडजस्ट नहीं हो सका। उसने नौकरी छोड़ दी, सेना की नौकरी छोड़ दी। अब कुछ दिन तक के लिए वो बेरोजगार भी रहा। लेकिन जब फ्रांस में क्रांति हुई तो 1792 में ये फिर से पेरिस आ गया और जैकोबिन दल जो था उसके साथ शामिल हो गया, जैकोबिन दल के साथ शामिल हो गया। फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी, जैकोबिन दल को अच्छे सैनिक अफसर की तलाश थी। नेपोलियन को सैनिक अफसर के रूप में जैकोबिन गवर्नमेंट में स्थान मिल गया। जैकोबिन सरकार में नेपोलियन को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल। इस तरह सैनिक योग्यता से प्रभावित होकर के नेपोलियन को फिर से वही ब्रांच मिली, तोपखाने का प्रभारी बनाया गया और उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया। तोपखाना इसके नियंत्रण में था। यह वर्ष था 1793 का और उस समय राष्ट्रीय सम्मेलन की सरकार थी। टूलो नामक जो बंदरगाह नगर था, उस नगर के ऊपर एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने अपने बेड़े सहित अधिकार कर रखा था और उसका नाम था एडमिरल हुड। वो इंग्लैंड का था। एडमिरल हुड ये ब्रिटिश नौ सेना का एक एडमिरल था और उसके नेतृत्व में एक बड़ा जहाजी बेड़ा था। उसने टूलो पर अधिकार कर रखा था। चूंकि राष्ट्रीय सम्मेलन की सरकार के लिए एक प्रेस्टीज का मुद्दा था कि टूलो को कैसे खाली कराया जाए, तो टूलो नामक नगर को खाली कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई? नेपोलियन बोनापार्ट को। 1793 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने साथ सैनिकों को लेकर के उसने टूलो बंदरगाह को मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश जो नौसेना का बेड़ा था उस पर उसने आक्रमण कर दिया। नेपोलियन की जो बहादुरी थी, नेपोलियन का जो सैन्य चातुर्य था, जो उसकी वार स्ट्रेटजी थी, तोपखाने का प्रशिक्षण तो उसको मिला ही था। उसने उस सारी चीज़ों का प्रयोग इतनी बढ़िया तरीके से किया कि टूलो नाम का जो बंदरगाह था उसको जीतने में सफल हो गई। फ्रांसीसी सेनाओं को सफलता मिली। एडमिरल हुड की जो सेना थी वो हार गई और टूलो बंदरगाह को मुक्त करा लिया गया। इस सफलता से नेपोलियन की कीर्ति को, नेपोलियन के यश को पंख लग गए और उसको
इस जीत के बाद ही ब्रिगेडियर का पद दे दिया गया। अब वो ब्रिगेडियर बन गया और टुलो से लेकर के नाइस तक का जो क्षेत्र था उस पूरे प्रदेश की किलेबंदी करने का, उसकी सुरक्षा करने का दायित्व भी नेपोलियन को दे दिया गया। तो टुलो की जो सफलता थी वो नेपोलियन के लिए एक बड़ा मकाम थी, एक बहुत अच्छा स्टेप था। नेपोलियन को एक पहली सफलता मिली और ये जो सफलता मिली उस समय नेपोलियन केवल 24 वर्ष का था। ध्यान रहे, एडमिरल हुड को पराजित करने में उस समय नेपोलियन केवल 24 वर्ष का था और 24 वर्ष की अवस्था में उसको ब्रिगेडियर बना दिया गया। आगे चल करके 5 अक्टूबर 1795, 5 अक्टूबर 1795 हुआ क्या कि जो राजतंत्रवादी थे, जो चाहते थे कि फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हो, उन लोगों ने एक बड़ा विरोध आंदोलन निकाला और पेरिस की सड़कों पर उनके समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय सम्मेलन की सरकार थी उसने फिर नेपोलियन को दायित्व दिया कि इस भीड़ को कैसे तितर बितर किया जाए और पेरिस को खाली किया जाए। नेपोलियन ने अपनी पूरी युद्ध क्षमता और सैनिक चातुर्य का परिचय देते हुए उसने तत्परता से निर्णय लिया और 5 अक्टूबर 1795 को उसने भीड़ को तितर बितर करने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग किया और लगभग 400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 400 लोगों की हत्या कर दी गई, पूरी भीड़ तितर बितर हो गई और इस तरह पेरिस को राष्ट्रतंत्रवादियों से मुक्त करा लिया गया। इनका यह कदम एक प्रकार से सैनिक अधिनायकवाद की स्थापना का था। उसने सेना की सुप्रीमेसी स्थापित कर दी और इस सफलता के बाद नेपोलियन को आर्मी ऑफ द इंटीरियर का सेनापति बना दिया गया। मतलब फ्रांस की जो आंतरिक सुरक्षा थी उसका दायित्व नेपोलियन को दे दिया गया। आर्मी ऑफ द इंटीरियर का सेनापति नेपोलियन बन गया और इस तरह डायरेक्टरी गवर्नमेंट के अंदर नेपोलियन को सफलता पे सफलता मिलती चली गई। अच्छा, संयोग देखिए कि कुछ ऐसे संयोग थे जिन्होंने नेपोलियन को अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ पहुंचाया। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ भी नेपोलियन की सफलता में बड़े सहायक सिद्ध हुए। हुआ क्या कि जिस समय ये बात है 1795, उस समय डायरेक्टर जो था उसका नाम था बरास। डायरेक्टर थे बरास, ये डायरेक्टर थे। ये नेपोलियन की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे और नेपोलियन को ये हर अवसर प्रदान करना चाहते थे। इनकी एक जानने वाली थी जिसका कि नाम था जोसेफिन ब्यूहानेंस। बरास की जानने वाली जोसेफिन ब्यूहानेंस, जो एक बहुत सुंदर महिला थी और ये ब्याहता थी। यद्यपि उस समय तक वो विधवा हो चुकी थी। उसका पति एक क्रांतिकारी था और राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष भी वो 1792 में था। जोसेफिन ब्यूहानेंस 2 बच्चों की माँ थी और बरास की वो बहुत निकट संबंध में थी। नेपोलियन और जोसेफिन ब्यूहानेंस दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गया। तो इस संबंध की वजह से और बरास की जोसेफिन से निकटता की वजह से भी नेपोलियन को सहायता मिली। जोसेफिन ब्यूहानेंस से नेपोलियन ने विवाह भी कर लिया। इन दोनों की शादी हो गई नेपोलियन के साथ। इनकी शादी भी हुई, लेकिन संयोग देखिए कि इस शादी के 2 दिन बाद ही नेपोलियन को एक ऐसी कमांड सौंपी गई, एक ऐसे अभियान का नेतृत्व सौंपा गया जो बहुत ही मुश्किल भरा कार्य था। हुआ क्या कि फ्रांस इटली को जीतना चाहता था और फ्रांसीसी सैनिक
आल्प्स पर्वत को पार करने के लिए बहुत समय से घात लगाए बैठे थे, लेकिन इटली पर आक्रमण करने की योजना मूर्त रूप नहीं हो पा रही थी, क्योंकि फ्रांस की सेना उस समय इतनी शक्तिशाली नहीं थी। सेना के पास ना अच्छे हथियार थे, ना अच्छे सैनिक थे। जो सैनिक थे भी वो बहुत कुछ ऐसे थे जो बीमार थे। सेना भूखी थी, पर्याप्त रसद नहीं था, पर्याप्त सामग्री नहीं थी। ऐसे में जब डायरेक्टरी के सदस्यों के द्वारा ये संदेश भेजा गया, और वो योजना नेपोलियन की ही थी कि इटली पर आक्रमण किया जाए, तो जो सेना आल्प्स पर्वत पर 3 वर्षों से घात लगाए बैठी थी, उसके सेनापति ने तिलमिला करके कहा कि जिस सेनापति ने ये योजना दी है उसी को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा जाए। अब बरास जो था, डायरेक्टर था, वो नेपोलियन की प्रतिभा को पहचानता था। उसने नेपोलियन को इटली पर आक्रमण करने का दायित्व सौंप दिया। तो इटली पर आक्रमण करने का, इटली के अभियान का जो दायित्व था वो इस प्रकार नेपोलियन को मिल गया, और इटली पर अभियान नेपोलियन के नेतृत्व में किया गया 1796-97 में। इटली का अभियान एक मुश्किल भरा अभियान था, लेकिन इस अभियान की सफलता ने रातों रात नेपोलियन को ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा दिया जहां से वो राष्ट्र नायक बन गया। इटली का अभियान किस तरह हुआ उसको देखिए। नेपोलियन बोनापार्ट का जो इटली अभियान था, उसके बारे में जो समीक्षाकार हैं उन्होंने कहा है कि ही केम, ही सा, ही कांकर्ड। वो आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। मतलब इतनी त्वरित विजय रही कि इटली सहित ऑस्ट्रिया तक का पूरा जो क्षेत्र था उसने रौंद डाला। नेपोलियन के बारे में और इस इटली अभियान के बारे में इतिहासकार हेजन लिखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो प्रथम इटली अभियान किया गया, वो युद्ध के इतिहास में सैनिक दृष्टि से एक सर्वश्रेष्ठ अभियान था, और युद्ध की कला का वो एक आदर्श प्रतिमान था। हेजन ने इस प्रकार से शब्दों में उस युद्ध की प्रशंसा की। क्यों? क्योंकि नेपोलियन के पास मात्र 35,000 सैनिक थे। नेपोलियन जब इटली के अभियान पर गया तो उसके पास 35,000 जवान थे। ध्यान रहे, अपनी शादी के केवल 2 दिन बाद ही, जोसेफिन से शादी हुई उसके 2 दिन बाद ही इसको इटली अभियान पर जाना पड़ा। सैनिक केवल 35,000, दूसरी ओर दुश्मन के सैनिकों की संख्या लगभग 70,000, दुगनी सेना से आक्रमण। इसका जो सामना होना था 70,000 सैनिकों से होना था, जो ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया की सेनाएं थी। इसके सैनिकों का उत्साह थोड़ा कमजोर हो रहा था। एक अच्छे सेनापति, एक सैनिक चातुर्य, एक अपूर्व आत्मबल का परिचय देते हुए इसने अपने जवानों को ललकारा और इसने कहा कि चलो मैं तुम्हें आल्प्स पर्वत के पार ले चलता हूं और एक ऐसे उर्वर प्रदेश की ओर ले चलता हूं जो दुनिया का सबसे उर्वर प्रदेश है, जो तुम्हें धन, पद, प्रतिष्ठा दिलाएगा। और इस प्रकार के जो ओजस्वी भाषण था इसका, उसने सैनिकों के अंदर प्राण फूंक दिए। 35,000 सेना को लेकर के इसने आल्प्स पर्वत पार किया। मैंने बताया 70,000 सेनाएं इसका स्वागत करने के लिए तैयार थी, लेकिन इसने अपनी रणनीति और बौद्धिक चातुर्य से ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया की सेना को एक नहीं होने दिया। इनसे अलग अलग लड़ाई लड़ी, जिससे कि उनकी सैनिक शक्ति बट गई, और अपने 35,000 सैनिकों के बल से ही उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया की सैनिक टुकड़ी को हरा करके पूरब की ओर भगा दिया, और उसके बाद उसने सार्डिनिया की सेना के ऊपर आक्रमण किया। वो पश्चिम की ओर मुड़ा और सार्डिनिया को पराजित करते हुए सार्डिनिया की राजधानी थी ट्यूरिन, उस तक लगभग पहुंचने वाला था। सार्डिनिया घबरा गया और सार्डिनिया ने घबरा करके नेपोलियन के साथ संधि कर ली, और इस तरह सेवाय तथा नाइस के प्रदेश
नेपोलियन को मिल गए। अब उसके बाद उसने अपना रुख ऑस्ट्रिया की ओर किया। ऑस्ट्रिया की सेनाएं उसके आक्रमण को देखते हुए पीछे हटने लगी और पो नदी तक का इलाका ऑस्ट्रिया ने खाली कर दिया और जाकर के एडा नदी के किनारे पर ऑस्ट्रिया ने अपनी तोपखाना को अच्छे तरह से जमा करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। नेपोलियन की सेनाएं ऑस्ट्रिया का पीछा करते हुए पो नदी को पार करके एडा नदी के पास तक पहुंच गई, लेकिन सामने मुसीबत थी नदी को पार करना, और उस नदी पर केवल एक लोदी ब्रिज था जिसको पार किए बिना आप आगे जा नहीं सकते थे, और दूसरी ओर तोपखाना जो ऑस्ट्रिया का लगा हुआ था। आग उगलने के लिए तैयार तोपें और उनके बीच से अपनी सेना को निकालना था। लेकिन नेपोलियन ने अपनी अपूर्व सैनिक साहसिक क्षमता इसका परिचय दिया और उन आग उगलती तोपों के बीच उस अकेले लोदी ब्रिज से अपनी सैनिकों को, अपनी सेना को उसने पार किया और ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। नेपोलियन की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया के तोपखाने पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन ने स्वयं कहा कि मेरे द्वारा लड़े गए युद्धों में जो सैनिक सफलताएं हमने अर्जित की, उसमें से लोदी पुल को पार करके ऑस्ट्रिया को पराजित करने जैसी सफलता और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और नेपोलियन मौत के मुंह में जाकर उसने जिस तरह जबरदस्त साहस का परिचय दिया, इसकी वजह से उसके सैनिकों ने उसे द लिटिल कारपोरल, छोटा नायक, ये कहने लगे। तो एडा नदी के ऊपर ऑस्ट्रिया के साथ हुए युद्ध में नेपोलियन को सफलता मिल गई। ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने भाग करके अपने आप को मांटुआ के किले में छिपा लिया, उसमें जाके शरण ली। लेकिन नेपोलियन कहाँ मानने वाला था। नेपोलियन की सेनाओं ने उनका पीछा किया। नेपोलियन ने मिलान शहर को जीत लिया, लेकिन मांटुआ के दुर्ग को जीतना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि वियना जाने का रास्ता वही था। मांटुआ दुर्ग पर नेपोलियन की सेनाएं 8 महीने तक पड़ी रही और 4 बार ऑस्ट्रिया ने जो अपनी सेनाएं भेजी, उन सेनाओं के साथ नेपोलियन का लगातार बार बार युद्ध हुआ और नेपोलियन ने बार बार उन सेनाओं को पराजित किया। तो 8 महीने तक मांटुआ के पास उसने 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नेपोलियन ने लगभग 1 वर्ष के जो उत्तरी इटली के प्रवास के दौरान 18 बड़े युद्ध और 65 छोटे युद्ध लड़े, और अंत में ऑस्ट्रिया का जो साहस था वो जवाब दे गया और नेपोलियन ने 2 बड़े युद्ध, जिनका कि बड़ा महत्व था, वो बड़े युद्ध उसने बड़े अविश्वसनीय तरीके से जीत लिया, जो ऐसा लग रहा था कि जीतना मुश्किल है, लेकिन वो नेपोलियन का साहस था। और वो 2 बड़े युद्ध थे रिवोली और आर्कोला। इन 2 बड़े युद्धों में नेपोलियन को सफलता मिल गई। नेपोलियन ने इन बड़े 2 युद्धों से बहुत सा धन प्राप्त किया और नेपोलियन ने 3 करोड़ फ्रैंक फ्रांस की सरकार को दिया। इन युद्धों के बाद जो हुई लूट थी, उसमें नेपोलियन को बेशकीमती कलाकृतियां, बहुत सुंदर सुंदर ऐसे जो संग्रहालय में संग्रहित वस्तुएं थी, वो प्राप्त हुई। नेपोलियन ने अपने साथियों को, अपने सैनिकों को वो उपहार में दिया और स्वयं फ्रांस को उन बेशकीमती कलाकृतियों को भेजा। नेपोलियन ने वेनिस में एक नए गणतंत्र की स्थापना की और इस तरह वेनिस तक का संपूर्ण क्षेत्र उसके अधिकार में आ गया। अब नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके ऑस्ट्रिया भयभीत हो गया। ऑस्ट्रिया के पास अब संधि के अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं बचा। 17 अक्टूबर 1797 को कैंपो फोर्मियो की संधि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुई, और इस संधि से ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को क्या दिया? लोम्बार्डी और बेल्जियम का क्षेत्र फ्रांस को दिया ऑस्ट्रिया ने। इसके बदले में फ्रांस ने वेनेशिया का जो क्षेत्र था वो ऑस्ट्रिया को दिया। राइनलैंड के क्षेत्र पर
फ्रांस का अधिकार ऑस्ट्रिया सरकार ने मान लिया। जरा मानचित्र को एक बार देखिए और इन लोकेशंस को देखिए। आपके सामने यूरोप का मानचित्र है, उसमें आप देखिए इटली के उत्तर में स्विट्जरलैंड के पास लोम्बार्डी और उसके पूर्व में वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दिया गया था। लोम्बार्डी और बेल्जियम फ्रांस को दिए गए थे। राइनलैंड का क्षेत्र फ्रांस को दिया गया था। और ये नेपोलियन की एक सफल कूटनीतिक संधि थी और इस संधि के द्वारा नेपोलियन एक राष्ट्र नायक बन गए। इस सफलता से जो फ्रांस के डायरेक्टर्स थे वो भी नेपोलियन की सफलता से घबरा गए। उनको लगने लगा कि नेपोलियन जो एक बहुत महत्वाकांक्षी सैनिक सेनापति है, कहीं वो फ्रांस की सरकार पर अधिकार न कर ले। नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद उसने पोप के वेटिकन सिटी पर भी आक्रमण किया और वेटिकन सिटी से बहुमूल्य चित्र, महत्वपूर्ण कलाकृतियां, जो बहुत सा इस प्रकार का प्राचीन संग्रहालय में संग्रहित सामान था, वो सब उसने प्राप्त किया और उस सब को फ्रांस भेजा, फ्रांस के म्यूजियम के लिए। साथ ही साथ पोप से भी उसने 6 करोड़ फ्रैंक वसूले, तो वेटिकन सिटी को भी जीत लिया। वेटिकन सिटी और इटली का अभियान सफलतापूर्वक संपन्न करके जब नेपोलियन फ्रांस पहुंचा तो लोगों ने उसका स्वागत एक महान नायक के रूप में किया। 28 वर्ष की अवस्था में नेपोलियन फ्रांस का महानायक बन चुका था। फ्रांस के लिए तो उसने सफलता ली ही, यहां तक कि जो इटली के लोग थे, जो ऑस्ट्रिया के लोग थे, वो लोग भी नेपोलियन का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया और इटली में जो अधिनायकवाद था, जो निरंकुश शासन था, सामंतवादी प्रवृत्तियां थी, उस सब से लोगों को मुक्ति मिली थी। तो ऑस्ट्रिया के निरंकुश शासन से लोग मुक्त महसूस कर रहे थे, एक राहत भरी सांस ले रहे थे। उन देशों ने भी नेपोलियन का स्वागत एक लोकनायक के रूप में किया। लेकिन इससे डर कौन रहा था? जो डायरेक्टरी के सदस्य थे, वो डर रहे थे। नेपोलियन के बढ़ते हुए प्रभाव, नेपोलियन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से वो सशंकित थे और वो चाहते थे कि नेपोलियन फ्रांस से दूर रहे, क्योंकि पेरिस में रहना उनके लिए खतरनाक था। नेपोलियन की लोकप्रियता इतनी थी कि अगर वो चाहता तो डायरेक्टरी का सदस्य बन सकता था, लेकिन नेपोलियन की उम्र उस समय 28 वर्ष थी और डायरेक्टरी का सदस्य होने के लिए उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए थी। फिर भी नेपोलियन को डायरेक्टरी के सदस्य बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो चाहता था कि अधिक से अधिक युद्ध किया जाए। वो क्रांति की उपज था। वो स्वयं कहता था कि जब तक हम युद्ध करते रहेंगे, फ्रांस की जनता हमारा सम्मान करेगी। युद्ध उसकी सफलता के लिए जरूरी है। ये उसने मैटरनिक को एक अपने वक्तव्य में बताया था। अब नेपोलियन को चूंकि डायरेक्टर चाहते थे कि वो फ्रांस से दूर हो जाए, इसलिए डायरेक्टर्स ने उसको एक ऐसे सैनिक अभियान पर भेजने के लिए सोचा जो बहुत ही मुश्किल था, जोखिम भरा था, और वो अभियान था इंग्लैंड। क्योंकि फ्रांस और उसके आसपास के देशों पर तो नेपोलियन का अधिकार हो चुका था। अब इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसके ऊपर फ्रांस का अधिकार होना था। लेकिन नेपोलियन इस बात को जानता था कि इंग्लैंड को जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत अच्छी नौसेना की जरूरत थी, एक बड़े जहाजी बेड़ा की जरूरत थी, अच्छे सैनिकों की आवश्यकता थी, जो फ्रांस के पास उस समय नहीं थी। इसलिए उसने इंग्लैंड के साथ प्रत्यक्ष युद्ध न करके अप्रत्यक्ष तरीके से पूर्व की ओर आक्रमण करके उसने इंग्लैंड के उस आर्थिक प्रवाह के रास्ते को बंद करके, उसको मजबूर करके, उसको नुकसान पहुंचा करके उसके साम्राज्य पर अधिकार करने की उसने योजना बनाई। तो जो डायरेक्टरी के सदस्यों ने उसको एक टारगेट दिया कि कैसे वो इंग्लैंड को हराए, इसके लिए उसने इंग्लैंड पर सीधे आक्रमण न करके पूर्व की ओर मिस्र पर आक्रमण किया और उसने मिस्र की ओर एक सफल अभियान आयोजित किया। उसका उद्देश्य था कि मिस्र पर अधिकार किया जाए, साथ ही साथ जो टर्की, जिसको कि यूरोप का रुग्ण देश कहा जाता था, वो चाहता था कि उसके ऊपर भी उसका अधिकार हो जाए। और इसके पीछे उसकी स्ट्रेटजी थी
कि अगर वो मिस्र को अधिकार कर लेगा तो भूमध्य सागर फ्रांस के लोगों के लिए उनकी झील बन जाएगी और जो व्यापारिक रास्ता भारत की ओर जाता है, जहाँ से सबसे अधिक राजस्व इंग्लैंड को मिलता है, वो रास्ता बंद कर दिया जाएगा और आगे चल करके वो सिकंदर के रास्ते पर चल करके भारत तक अपना अभियान आयोजित करना चाहता था। नेपोलियन भारत आक्रमण के लिए मिस्र को अपनी आधारभूमि बनाना चाहता था। उसने कहा था, मैं स्वयं को एशिया के मार्ग में देख रहा हूं, हाथी पर बैठे हुए, पगड़ी बांधे हुए। उसकी योजना थी कि भारत को जीता जाए और इसके लिए उसने एक बड़ा जहाजी बेड़ा तैयार किया। 38,000 सैनिकों का जहाजी बेड़ा टोलो बंदरगाह से मिस्र की ओर चल पड़ा। उसके साथ 400 जहाज और 175 और दूसरे ऐसे तकनीशियन, विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर, रसायनक, पुरावनस्पत शास्त्री, इतिहासकार, ऐसे लोग भी थे। और ये अभियान मई 1798 में आयोजित किया गया। 400 जहाजी जंगी बेड़ा जिसमें 38,000 सैनिकों को लेकर के वो मिस्र की ओर चला। ऐसे लोगों को भी अपने साथ रखा था जो मिस्र के इतिहास के बारे में, वहाँ की जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं उनके बारे में, उस सभ्यता के बारे में भी अध्ययन कर सके। नेपोलियन की सेना ने माल्टा, सिकंदरिया और कैरो तक पहुंच गई। मानचित्र देखिए एक बार, पूरा यूरोप और अफ्रीका का मानचित्र। उसकी सेनाओं ने जबरदस्त अभियान किया और पिरामिड का युद्ध जो मिस्र की सेनाओं के साथ हुआ उसमें भी उसने मिस्र की सेनाओं को पराजित कर दिया। पिरामिड का जो युद्ध था वो 21 जुलाई 1798 को हुआ था और मिस्र के सुल्तान जो मामलुक सुल्तान थे वो पराजित हो गए और इस प्रकार काहिरा पर नेपोलियन का अधिकार हो गया। तो पिरामिड का युद्ध 21 जुलाई 1798 और जो मामलुक सुल्तान थे वो पराजित हो गए और नेपोलियन का काहिरा पर अधिकार हो गया। नेपोलियन अपने साथ जो विद्वानों को लाया था उसका ये लाभ हुआ कि उन लोगों ने मिस्र की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता लगाया। जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता थी उसका रोसेटा अभिलेख इन विद्वानों ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। मिस्र के इतिहास को इन्होंने इकट्ठा किया, उसकी जानकारी प्राप्त की। यही नहीं, इन विद्वानों ने और नेपोलियन ने उस रास्ते की खोज की जिस पर आगे चल कर के 50 वर्ष के बाद डी लेलेप्स ने सुएज नहर को पूरा किया। तो डी लेलेप्स जो फ्रांसीसी इंजीनियर था जिसने सुएज नहर का निर्माण किया, इस सुएज नहर के रास्ते की तलाश भी इसी दौरान नेपोलियन ने की। तो नेपोलियन को जुलाई 1798 में काहिरा तक जीतने में सफलता तो मिल गई, लेकिन ये सफलता बहुत क्षणिक सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1798 को एडमिरल नेल्सन के नेतृत्व में जो ब्रिटिश जंगी बेड़ा था उसने फ्रांसीसी सेना, जो फ्रांसीसी नौसेना थी, जो अलेक्जेंड्रिया के पूर्व में अबूकिर खाड़ी में स्थित थी, उसके ऊपर उसने एक बड़ा अभियान आयोजित कर दिया। एक बड़ा आक्रमण एडमिरल नेल्सन की जो नौसेना थी उसने आयोजित किया। कब? 1 अगस्त 1798 को। और उस अचानक हुए आक्रमण में नेपोलियन का जहाजी बेड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया। नेपोलियन ने ऐसी स्थिति में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने जनवरी 1799 में सीरिया पर आक्रमण किया। वो चाहता था कि सैनिकों का उत्साह बना रहे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। नेपोलियन को लगने लगा था कि वो पूर्व की ओर जो उसका अभियान है उसमें सफलता मिलना मुश्किल है और मिस्र में जो सफलता है वो उसको दीर्घगामी नहीं बनाया जा सकता। अबूकिर में उसकी पराजय हो चुकी थी, उसकी सेना काफ़ी कुछ नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उसने अगस्त 1799 में
क्लाइवर को अपना जो सेनापति था उसको सुरक्षा का जिम्मा दे करके, अपनी सेना का दायित्व दे करके, और वो मिस्र से फ्रांस की ओर चल पड़ा। क्लाइवर को, जिसे मिस्र के अभियान की जिम्मेदारी नेपोलियन ने दी थी, उसकी हत्या कर दी गई और इस तरह अगस्त 1801 में पूरी तरह से मिस्र में फ्रांसीसी सेनाओं की पराजय हो गई। नेपोलियन फ्रांस वापस आ चुका था। यद्यपि नेपोलियन को मिस्र में पराजय प्राप्त हुई थी, लेकिन फ्रांसीसियों ने नेपोलियन का स्वागत किया। लोगों ने नेपोलियन का स्वागत इसलिए किया क्योंकि डायरेक्टरी में भ्रष्टाचार व्याप्त था। वो चाहते थे कि नेपोलियन जैसा कोई व्यक्ति आए और वो फ्रांस का शासन संभाले। नेपोलियन ने कहा कि लगता है कि वो लोग मेरी राह देख रहे थे। यदि मैं कुछ दिन पहले आता तो शायद वो जल्दबाजी होती, और अगर कल आता तो देर हो चुकी होती। मैं सही समय पर आया हूँ। और यही हुआ। नेपोलियन को लोगों ने हाथों हाथ लिया और डायरेक्टरी के शासन को खत्म करके नेपोलियन और उनके साथियों की जो काउंसिलेट व्यवस्था थी उसको स्थापित किया गया। आबेसिये और तेलेरा, जो नेपोलियन के विश्व सहयोगी थे, उन्होंने नेपोलियन का साथ दिया। 500 सदस्यों वाली जो विधान परिषद थी, यद्यपि वो नेपोलियन का पक्ष नहीं ले रही थी, और उस समय डायरेक्टरी के सदस्य के रूप में नेपोलियन का भाई, जिसका कि नाम था लूसिन ने बैठक को किसी प्रकार से नेपोलियन के पक्ष में कन्विंस करने की जो है हर संभव कोशिश की। लेकिन उस बैठक में गोलाबारी हो गई, गोलियां चल गई और लोग तितर बितर हो गए। अंत में किसी तरह आबेसिये, तेलेरा और जो उसका भाई था जीएस, इसने कुछ डायरेक्टरी के सदस्यों को सहमत कर लिया और फ्रांस का एक नया संविधान बनाने की जिम्मेदारी आबेसिये को दी गई। आबेसिये ने जो नया संविधान बनाया, नेपोलियन ने उसमें कुछ चेंजेस किए और इस प्रकार से फ्रांस में जो काउंसिलेट व्यवस्था स्थापित की गई, उसमें नेपोलियन, आबेसिये और ड्यूको, इन 3 लोगों को काउंसिल बनाया गया, जिसमें जो प्रथम काउंसिल था नेपोलियन, उसके हाथों में अधिक शक्ति आ गई। इस प्रकार का संविधान संशोधन नेपोलियन ने कर दिया था कि प्रथम काउंसिल के अधिकार ज़्यादा थे, और इस प्रकार नेपोलियन को 1 माह बाद जो चुनाव हुए, उन चुनावों में सफलता मिल गई, क्योंकि 30 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को मतदान का अधिकार दे दिया गया था। नेपोलियन उस चुनाव में विजयी हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि नवंबर 1799 को नेपोलियन प्रथम काउंसिल बन गया। तो इस प्रकार काउंसिल के रूप में 1799 महीना था नवंबर 1799 में नेपोलियन प्रथम काउंसिल बन गया। तो ये थी नेपोलियन की विकास यात्रा, नेपोलियन के जन्म से लेकर के उसे प्रथम काउंसिल बनने तक की यात्रा। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज के साथ। नेपोलियन के ऊपर पूरी सीरीज इसको आप देखेंगे, जिससे सारे प्रश्नों के समाधान आपको मिल जाए। थैंक यू, गुड लक।